प्रिय विद्यार्थियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन BDS ऑनलाइन क्लासेज। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लॉज का, और क्लॉज में आपको अब तक पिछली क्लास में मैंने एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के बारे में बताया था। एडवर्ब क्लॉज चल रहे थे। आज की इस क्लास में हम आपको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से क्लॉज आते हैं, क्लॉजेज आते हैं, जिनके बारे में चर्चा की गई थी। उसी प्रकार से अब अपना जो टॉपिक चल रहा है एडवर्ब क्लॉज का, तो एडवर्ब क्लॉज में भी पहला था एडवर्ब क्लॉज यानी कंडीशनल सेंटेंसेज, अर्थात एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो शर्त प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य थे, उनके बारे में आपको बताया गया था। और आज की इस क्लास में उसका जो सेकंड पार्ट है, दूसरा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, तो उसके बारे में हम आपको यहाँ बताते हैं। टॉपिक है अपना एडवर्ब क्लॉज। क्या चल रहा है? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में हमने पहला जो प्रकार था इसका एडवर्ब क्लॉज का, वो था एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, अर्थात कंडीशनल सेंटेंसेज वाले वाक्य। तो कंडीशनल सेंटेंस वाले जो वाक्य थे उसमें मैंने आपको 3 प्रकार के जो कंडीशंस थी उनके बारे में बता दिया था कि कौन सी स्थिति में हमें किस प्रकार से इसका प्रयोग करना होता है। तो कंडीशन थी, जो कंडीशनल सेंटेंस थे, उनमें आपको बताया था कि भाई पहली शर्त क्या होती है, दूसरी शर्त क्या थी और तीसरी शर्त क्या थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए एडवर्ब क्लॉज का जो सेकेंड पार्ट है उसको, जिसकी आज यहाँ चर्चा अपन कर रहे हैं, उसका नाम है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम से तात्पर्य क्या होता है? ये वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ये वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो अपने सेंटेंसेज होते हैं यानी जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले मैंने बताया था आपको सिंपल, दूसरा था कॉम्प्लेक्स और तीसरा था कंपाउंड। सिंपल का मतलब आप जानते हो, साधारण वाक्य होता है। कॉम्प्लेक्स का आपको बताया था मैंने, मिश्रित वाक्य होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या आता है? एक मेन क्लॉज आता है और उसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया हुआ होता है। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम जब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात मिश्रित वाक्य क्या होता है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थात एक मुख्य उपवाक्य और दूसरा एक आश्रित उपवाक्य दिया हुआ हो, तो वह हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो ये उसी का एक हिस्सा है जिसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। देखो, ये वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम एक मेन क्लॉज, एक मेन क्लॉज या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज आप जानते हो आश्रित उपवाक्य। क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। और इसकी पहचान भी मैं अपनी पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। आश्रित उपवाक्य क्या होती है इसकी पहचान? इससे पहले कोई कंजक्शन लगा हुआ होता है, यानी जिस वाक्य में कोई कनेक्टिव लगा हुआ हो वह हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जाना जाता है। और जिसमें कोई कंजक्शन या कनेक्टिव नहीं लगा हुआ होता है, संयोजक नहीं होता है, वह हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जाना जाता है। तो अब आपकी समझ में आ गया ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम क्या होते हैं। ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आई मेट कविता आफ्टर शी हैड टेकन फूड। आई मेट
आफ्टर शी हैड टेकन फूड। आई मेट कविता, यहाँ तक क्या है, ये हमारा मेन क्लॉज है। शी हैड टेकन फूड, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या खास बात हुई कि ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत आया। भाई हमें पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में यहाँ पर ये कनेक्टिव लगा हुआ है, आफ्टर जो शब्द है, इसके कारण ये मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है किसकी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, अर्थात वे कम्प्लेक्स सेंटेंस जिनमें एक मेन उपवाक्य यानी मुख्य उपवाक्य, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज यानी आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समय को दर्शाते हैं। अब आगे आपकी बात समझ में, यानी इनके साथ साथ क्या है, इनकी मुख्य पहचान क्लॉजेज होते हैं जो समय को व्यक्त करते हैं, समय को दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं। यानी जिस सेंटेंस में, जिस एक मिश्रित वाक्य में क्या हो, एक मुख्य उपवाक्य हो या एक से अधिक एक आश्रित उपवाक्य के साथ साथ वह जो उसमें कनेक्टिव आया है वो किसको प्रदर्शित करे, समय को बताए। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है आई मेट कविता, में कविता से मिला कब, आफ्टर शी हैड टेकन फूड, जब वह अपना भोजन ले चुकी थी, अर्थात उसके भोजन करने के बाद में उससे मिला। अब आपकी समझ में आ गया कि यहाँ जो हमारा आफ्टर जो कनेक्टिव लगा हुआ है वह स्पष्ट रूप से समय को दर्शा रहा है कि मैं उससे किस समय मिला, जब वह भोजन कर चुकी थी। आ गया समझ में। और देखिए और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई ब्रदर वॉज स्टडिंग। वाइल I was watching TV, my brother was studying. अब यहाँ देखिए, अब इसमें कौन सा वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज है, पता लग रहा है कि हमें वाइल कनेक्टिव लगा हुआ, वाइल आई वाज वाचिंग टीवी, यहाँ तक ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि इसमें एक कंजक्शन लगा हुआ है। अगला है माई ब्रदर वाज स्टडिंग, जबकि मेरा भाई क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। तो इसमें यह जो हमारा कनेक्टिव वाइल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आफ्टर हमारे समय को बता रहा था कि उससे मिलने का समय कब था, उसके खाना खाने के बाद। ऐसे ही यहाँ वाइल आई वाज वाचिंग टीवी, यानी मेरे भाई का पढ़ने का, अध्ययन करने का समय कब का था, जब मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, टेलीविज़न देख रहा था। तो यहाँ पर यह समय को इंगित कर रहा है, समय को बता रहा है। व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी माय ब्रदर वाज स्टडिंग, जबकि मैं टीवी देख रहा था तो मेरा भाई क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। अर्थात वे वाक्य जिनमें कोई कंजक्शन क्या प्रकट करे, समय को बताए, समय को दर्शाए, वह हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की श्रेणी में आते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। और देखिए जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट हियर। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट हियर। ये सेंटेंस है, देखो यहाँ से आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा, ये हुआ हमारा कौन सा, मेन क्लॉज। क्या है, मेन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी कंजक्शन लगा हुआ नहीं है। यहाँ देखिए सिंस कब से, ही लेफ्ट हियर जब से वह यहाँ से गया है, जब से यहाँ से छोड़ करके गया है तब से। तो समय दर्शा दिया कि मैंने उसे कब से नहीं देखा है, तो समय बता रहा है क्या, कौन सा शब्द है वो समय बताने वाला, सेंस, ये आ गया। अब ये यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को प्रदर्शित कर रहा है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज अर्थात कंडीशन में क्या अंतर होता है। वो दशा को बताते हैं, स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, शर्त को प्रकट करते हैं। और जो हमारे टाइम वाली जो है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, तो वो हमारे समय को प्रकट करते हैं, समय को बताते हैं। तो अब देखिए, अब तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहला था आई मेट कविता,
आफ्टर ही हैड टेकन फूड। तो ये तो हमें पता लग गया कि हमारा क्लोज का वाक्य है। क्यों? क्योंकि दोनों वाक्यों को एक कंजक्शन से जोड़ा गया है, पहली बात। तो अब ये पता लग गया। अब हम बात आती है कि हम इनको कैसे बताएंगे कि ये कौन से क्लोज का कैसा वाक्य है। तो इसमें हमें पता लग रहा है कि ये समय सूचक शब्द है, समय को बता रहा है कि मैं उससे कब मिला था, जब उसने भोजन कर लिया था। इसी प्रकार व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी, जब मैं टेलीविज़न देख रहा था। माई ब्रदर वाज स्टडिंग, तो मेरा भाई अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था। अब पूछे कि तुम्हारा भाई कब पढ़ रहा था, तो किसको, व्हाइल किसको दर्शा रहा है? ये समय को बता रहा है, इसलिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम की श्रेणी में आया। यहाँ देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा। ही लेफ्ट हियर, जब से वह यहाँ से गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सेंस शब्द दिया हुआ है, जो कनेक्टिव लगा हुआ है सेंस, दोनों वाक्यों को, ये मेन क्लॉज और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंजक्शन लगा हुआ रहता है, सेंस लगा हुआ है, लेकिन सेंस किसको बता रहा है? ये टाइम को बता रहा है। किसको बता रहा है? टाइम को। तो जिस क्लॉज के द्वारा समय को बताया जाए, समय को दर्शाया जाए, वह क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम की श्रेणी में आता है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये तो आपकी समझ में आ गया कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा, अर्थात वे उपवाक्य जो समय को प्रदर्शित करते हैं टाइम क्लॉज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टाइम क्लॉज कहलाते हैं, या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो टाइम क्लॉज क्या होते हैं? वे उपवाक्य जो समय को प्रदर्शित करते हैं या समय को दर्शाते हैं, टाइम क्लॉज की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें पहला है एज सून एज। एज सून एज। एज सून एज का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो इसका मतलब होता है एक कार्य पूरा होने के बाद, एक कार्य पूरा होने के तुरंत बाद, पूरा होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य, दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा हो तो एज सून एज का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है अर्थात भाई एक काम पूरा हो गया तब उसके बाद स्टार्ट हो, यानी तुरंत एक साथ। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही कोई क्रिया हुई उसका तुरंत उसके साथ ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, यानी कार्य पूरा होते ही, जैसे मैंने उसे देखते ही बुलाया, जैसे ही मुझे वह दिखाई दिया तो मैंने उसको बुला लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एज सून एज का प्रयोग कब किया जाता है? जब एक कार्य का समाप्त होते ही तुरंत दूसरा कार्य हो जाए। जैसे कि मैं आपको अभी उदाहरण दिया कि मैंने उसे देखते ही बुला लिया, मैंने उसे देखते ही बुला लिया। तो यहाँ पर एक कार्य क्या हुआ? पहला कार्य हुआ मुझे वह दिखाई दिया, और दूसरा कार्य क्या हुआ कि मैंने उसको तुरंत आवाज़ लगा दी। तो ही सॉ मी, ही कॉल्ड मी, इसमें किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? जैसे दो सेंटेंस हैं, ही सॉ मी पहला, ही कॉल्ड मी। अब दोनों के कर्ता कैसे हैं? समान है, दोनों में ही दिया हुआ है। उसने मुझे देखा, उसने मुझे बुलाया। तो अब हम इसको जब लिखेंगे, रीराइट द सेंटेंस, पुनः जोड़ करके लिखेंगे, तो किस हिसाब से लिखा जाएगा? तो दोनों को एक सेंटेंस में बदलेंगे, एज सून एज ही सॉ मी, एज सून एज ही सॉ मी ही कॉल्ड मी। अर्थ क्या हुआ? एज सून एज, जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे आवाज़ लगाई या उसने मुझे बुला लिया। कम बैक एज सून एज यू कैन।
इसका अर्थ क्या है, कम बैक, वापस आ जाओ जितनी जल्दी तुम आ सकते हो, अर्थात जितना जल्दी कोई कार्य प्रारंभ हो उसके साथ उतनी ही गति के साथ दूसरा कार्य हो जाए, तो उसमें हमें किसका प्रयोग करना है, एज सून एज का प्रयोग करना है। कम बैक एज सून एज यू कैन, जितनी जल्दी तुम आ सको उसे अच्छा, इसमें दूसरा आता है अपना नो सूनर देन। एज सून एज के बाद नंबर दूसरा है नो सूनर देन। नो सूनर देन का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो नो सूनर देन के लिए के साथ वर्ब उसी प्रकार से प्रयुक्त होती है जिस प्रकार से एक प्रश्नवाचक वाक्य में होती है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को नो सूनर के तुरंत बाद लिखा जाता है। इसका प्रयोग करने के लिए, इसका प्रयोग करते समय वर्ब यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है HV का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही किया जाता है। अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड के तुरंत बाद किसको लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से नो सूनर के तुरंत बाद हमें किसको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। तो इसका पैटर्न क्या रहता है, किस क्रम में जमाते हैं, नो सूनर प्लस HV, नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MB, ठीक है बच्चों, प्लस उसके बाद देन, क्या लिखना है, देन। आ गया समझ में, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस क्रम में इसको जमाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है हमारे पास ही सॉ ही कॉल्ड मी, जैसे मैंने ऊपर लिखाया था ही सा मी, दूसरा था ही कॉल्ड मी। अब इसमें है तो इसको इस पैटर्न में जमा देंगे। क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड ही, अब हमें पता है ये सिंपल पास्ट का है और हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, सिंपल पास्ट में क्या आएगी, तो इसको जमाएंगे तो क्या जमेगा, नो सूनर डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब, सौ की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ में, क्या आएगा, सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बोलो, दूसरे सेंटेंस में ही कॉल्ड मी दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब, देन ही कॉल्ड मी, लिख गया। अब देखिए, नो सूनर डिड ही सी, यानी जितनी जल्दी उसने मुझे देखा नहीं कि उसने मुझे बुला लिया। आ गया समझ में। मान लीजिए इसका प्रयोग एज सून एज के प्रयोग वाले वाक्य को लिख करके और उसको हमें नो सूनर देन से जोड़ना हो तो हमें किसका, उसमें किस हिसाब पैटर्न में जमाना है और दूसरे में हमें किस पैटर्न में जमाना है। तो इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा। जब तक हमें तरीका, जमाने का जो तरीका होता है वह याद नहीं है तो हम उसमें मिस्टेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि किस क्रम में जमाया जाता है, उस क्रम को हमें याद रखना है कि हमें कौन से क्रम में किस हिसाब से इसे जमाना है। ठीक है बच्चों। और देखिए, जैसे मैं और एग्जांपल बताता हूँ आपके लिए अभी। ही हैड टेकन फूड, ही बिगन टू फील ड्राउजी। पहला सेंटेंस है ही हैड टेकन फूड, पहला सेंटेंस हो गया ही हैड टेकन फूड, और दूसरा है ही बिगन टू फील ड्राउजी। ही
begun to drowsy. He had taken food. He began to drowsy. Drowsy का मतलब होता है उन्नीदा, उन्नीदा अर्थात ऊँघना। He had taken food. भोजन लेते ही उसने क्या कर दिया, ऊँघना प्रारंभ कर दिया। भोजन करते ही जैसे ही भोजन समाप्त हुआ तो उसे नींद आने लग गई। ठीक है बच्चों, तो जमाइए पैटर्न में किस हिसाब से जमेगा। सबसे पहले क्या आएगा, नो सूनर, नो सूनर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड ही टेकन फूड, क्या आएगा, नो सूनर, नो सूनर। पैटर्न में देखिए और जमाते चलिए, क्या आएगा आगे, हैड ही टेकन, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट ही टेकन फूड। उसके बाद देन दूसरे वाक्य का क्या लेना है, देखो सब्जेक्ट और वर्ब, बिगन टू ड्राउजी, देन ही बिगन टू ड्राउजी। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि नो सूनर देन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें। अगला है इसमें, हाँ बच्चों, अगला क्या है, हार्डली स्केयर्सली। तीसरा है हार्डली या स्केयर्सली, वहन का प्रयोग। हार्डली स्केयर्सली वहन का प्रयोग किस प्रकार से करना है। इसका प्रयोग नो सूनर देन की तरह ही किया जाता है। इसका प्रयोग भी नो सूनर देन की तरह किया जाता है। अर्थात क्या पैटर्न रहेगा, वही सेम। सबसे पहले हार्डली या स्केयर्सली, हार्डली या स्केयर्सली प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बच्चों, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वहन प्लस दूसरे वाक्य का क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वही सेम तरीका है, केवल अंतर क्या है, उसमें नो सूनर देन लिखना था, इसमें हार्डली स्केयर्सली वहन लिखना है। जैसे देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा था उसमें आपके लिए अभी बताया था। जैसे ही हैड टेकन फूड ही बिगन टू, ही हैड टेकन फूड ही बिगन टू फील ड्राउजी। अब किस तरीके से जमेगा देखिए, हार्डली या स्केयर्सली में से कोई एक लेना है, किसी को भी हम ले सकते हैं, हार्डली। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हैड ही टेकन फूड। उसके बाद वहन ही बिगन टू फील ड्राउजी। ठीक है बच्चों, किस तरीके से, सेम उसी की तरह है जिस प्रकार से हमें नो सूनर देन का प्रयोग किया था, उसी क्रम में हमें इसको जमाना है। अगला है अपना बिफोर का प्रयोग है। बिफोर का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, पहले। जो मैंने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो टॉपिक चल रहा था उसमें बिफोर वाले सेंटेंस बताए थे, तो उसमें बिफोर से पहले और बिफोर के बाद कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से मैंने आपको उसमें समझाया था। तो इसका बिफोर का प्रयोग टाइम क्लोज के रूप में किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका मतलब होता है जब दो कार्यों में से एक कार्य के समाप्त होने से पहले दूसरा समाप्त हो जाए। जब दोनों कार्यों में से एक कार्य के समाप्त होने से पहले
समाप्त होने से पहले दूसरा कार्य समाप्त हो जाए, दूसरा कार्य समाप्त हो जाए तो टाइम क्लॉज बिफोर का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण बताए थे, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, अर्थात मेरा कार्य पहला समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा समाप्त हो गया। मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, समझ गए। यानी दो कार्य जब एक हो रहे हैं और दो कार्यों में एक कार्य समाप्त होने से पहले दूसरा समाप्त हो जाए तो उस स्थिति में हम टाइम क्लॉज बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, समझ रहे, दोनों कार्य चल रहे हैं एक साथ और उसमें से एक कार्य संपन्न होने से पहले दूसरा समाप्त हो जाए तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए हमें बिफोर का प्रयोग करना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे द ट्रेन had left before I reached the station. The train had left before I reached the station. गाड़ी जा चुकी थी, निकल चुकी थी, कब? Before I reached the station, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले। The bell had rung before I reached the school. मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, समझ गए। यानी एक कार्य को पूरा होने से पहले दूसरा पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए तो उस स्थिति में टाइम क्लॉज बिफोर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है आफ्टर। अगला क्या है? आफ्टर। आफ्टर का अर्थ आप जानते हो बाद में। क्या होता है? बाद में। जिस तरह बिफोर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर जब दो कार्यों में से एक कार्य के समाप्त होने के पश्चात दूसरा कार्य समाप्त हो। क्या अंतर है दोनों में? पहले में तो पहला कार्य समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा उससे पहले समाप्त हो गया, लेकिन इसमें एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य समाप्त होता है, तो उस स्थिति में टाइम क्लॉज आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए इसमें क्या लिखेंगे? जब दो कार्यों में एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य समाप्त हो तो उस स्थिति में टाइम क्लॉज आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, कौन सी स्थिति में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है? जब दोनों कार्य हो रहे हैं और एक कार्य समाप्त हो जाए तो उसके बाद दूसरा कार्य समाप्त हो। तो इसमें क्या रहता है? आफ्टर पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। द पेशेंट डेड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखिए, द पेशेंट डेड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। द पेशेंट हैड डेड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। क्या हुआ? द पेशेंट हैड डेड
मरीज की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर पहुंचने के बाद, यानी डॉक्टर वहाँ पहुंच गया था तब उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने आपको एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में बताया था कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम क्या होते हैं, और उसमें मैंने आपको आज की क्लास में एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम कितने, पाँच एडवर्बियल टाइम ऑफ क्लॉज के बारे में यहाँ बता दिया है। पहला था एज सून एज, ठीक है बच्चों, एज सून एज। उसके बाद नो सूनर देन, तीसरा है हार्डली स्केरेसली व्हेन, चौथा बिफोर, और पांचवा है आफ्टर। तो आज की क्लास में आपके लिए जो मैंने 5 एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम यहाँ बताए हैं, आप उनको अपनी नोटबुक में अभ्यास करें, अच्छे ढंग से याद करें, ताकि आपको ये और अधिक अच्छी तरीके से समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद।